कहानी में समय 2040 ईस्वी का दिखाया जाता है। मंगल ग्रह पर 8 इंसानों को 6 महीने लंबे मिशन पर भेजा गया था। मिशन का मकसद था मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना। इसके लिए एक विशाल स्टेशन बनाया गया था जो इंसानों को लंबे समय तक जिंदा रख सकता था। इन्हें मंगल ग्रह पर 5 महीने 29 दिन और 5 घंटे हो चुके थे। अगले 19 घंटों में मंगल ग्रह से टेक ऑफ करना था। ऑर्बिट में अरोरा नाम का एक जहाज था जिससे इनका लैंडर झुक जाता और ये सब पृथ्वी पर वापस चले जाते, मगर कुछ हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आज हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें मार्स रोवर में विंसेंट और रेबिका दिखाए जाते हैं। इन्हें यहाँ पर 6 महीने हो चुके थे। इनके साथ जो वैज्ञानिक थे उनका काम था कुछ सैंपल इकट्ठा करना। पिछले 6 महीनों से अलग अलग जगहों पर ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला। ये इनके लिए निराशाजनक बात थी कि 8 इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना और बदले में कुछ न मिलना। उसके बाद मिशन का समय पूरा हो चुका था। अगले 19 घंटों में ये सब यहाँ से निकलने वाले थे। सभी तैयारियों में लगे हुए थे। इनके 6 महीने बड़े मुश्किल से गुजरे और इस बात का अंदाजा हमें रेबिका और विंसेंट की बातों से होता है। सभी घर जाना चाहते हैं, सभी थक गए थे। ये दोनों रोवर में ही थे। फिर एक खतरनाक तूफान इनकी ओर बढ़ रहा था, मगर इस रोवर को इसी के लिए डिजाइन किया गया था, तो इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। तूफान थमने के बाद ये किम के पास चले जाते हैं जो एक बायोलॉजिस्ट होती है, और वो बहुत नाराज थी क्योंकि मार्स पर उसे कुछ भी नहीं मिला था। विंसेंट और रेबिका उसे स्टेशन पर वापस ले जाने के लिए आए थे। किम आखिर बार ड्रिलिंग करती है मगर सैंपल में कुछ नहीं था। मजबूरन वो रोवर में आती है। विंसेंट मजाक में कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। किम का मूड बहुत खराब था। ये लोग स्टेशन की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। स्टेशन से यह लगातार संपर्क में होते हैं। इन्हें खबर मिलती है कि स्टेशन का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है और रिपेयर करने के लिए विंसेंट को वहाँ पर जाना होगा। विंसेंट असल में इंजीनियर होता है और रोवर को भी वो ऑपरेट करता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पर जहाँ हमें सारा क्रू दिखाया जाता है और इनका कैप्टन चार्ल्स होता है। लॉरेन एक डॉक्टर थी, एक रशियन मार्को जो कि बायोलॉजिस्ट होता है, और इनके अलावा रॉबर्ट और रिचर्ड हर कोई अपने काम में माहिर थे। ऑर्बिट में अरोरा नाम का शिप था। ये लगातार उसके संपर्क में थे क्योंकि 19 घंटों में इन्हें यहाँ से टेक ऑफ करना था। कुछ देर बाद मार्को कैप्टन के पास आता है और उससे बात करता है। वो बताता है कि मेरा लगाया हुआ एक सेंसर खराब हो चुका है और मुझे उसे ठीक करना ही होगा। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैप्टन कहता है कि मुझे माफ करना, मगर हमें कुछ घंटों में यहाँ से निकलना होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मगर मार्को कहता है कि मुझे उसे ठीक करना ही होगा वरना सब बेकार चला जाएगा। किसी तरह वह कैप्टन को मना लेता है, मगर कैप्टन उसे अकेला नहीं भेजता। वो रिचर्ड को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है क्योंकि अंधेरा होने से पहले यहाँ वापस आ जाए। ये जगह बस 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मार्को और रिचर्ड जब तैयार होकर निकल रहे थे, ठीक उसी समय विंसेंट, रेबिका और किम स्टेशन में दाखिल होते हैं। किम पूछती है कि आखिर में तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, मगर मार्को उसे कुछ नहीं कहता, बस अपनी भाषा में गीत गा रहा था और रिचर्ड को लेकर स्टेशन से निकल जाता है। रेबिका कहती है कि बस 19 घंटे ये सब बर्दाश्त करना होगा, फिर हम घर चले जाएंगे। मार्को और रिचर्ड जब रोवर में थे तो मार्को उसे बताता है कि मैंने झूठ बोला, असल में मुझे कुछ मिला था, मगर ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करो। वहाँ स्टेशन में विंसेंट कूलिंग सिस्टम को ठीक कर रहा था। फिर किम और कैप्टन की बहस हो जाती है। किम की नाराजगी की वजह यही थी कि 6 महीने मार्स पर गुजरने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे मार्को पर भी शक था, इसलिए वो बिना इजाजत के उसके लैब रिजल्ट देखने के लिए चली जाती है। सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके नए रिजल्ट में सिंगल सेल्स बैक्टीरिया था, यानी कि उन्हें मंगल ग्रह पर जीवन का सबूत मिल चुका था। मार्को ने सबसे यह बात छुपाई थी। स्टेशन में यही बहस होती है कि अब वो क्या करे। किम कहती है कि मार्को यह क्रेडिट खुद लेना चाहता था, लेकिन हम सभी इसके हकदार हैं। कैप्टन बताते हैं कि हमें यह सब मिशन कंट्रोल को बताना होगा, मगर उससे पहले वो रिचर्ड और मार्को से संपर्क करता है। रिचर्ड अकेला रोवर में था। मार्को उसी ड्रिलिंग वाली जगह पर जा चुका था। वो कैप्टन से बात नहीं करता। वो एक सैंपल को निकालता है और रिचर्ड से कहता है कि बातें बंद करो और कैमरा लेकर जल्दी से यहाँ पर आओ, मगर तभी वहाँ के पत्थर टूट जाते हैं और देखते ही देखते मार्को एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। यह देखकर रिचर्ड जल्दी से रोवर से बाहर भागता है ताकि उसे बचा सके, मगर देर हो चुकी थी। वो स्टेशन को यह खबर भेज देता है। कुछ देर बाद कैप्टन और लॉरेन उस जगह पर आते हैं। रिचर्ड वहाँ पर परेशान था। लॉरेन उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन यहाँ रिचर्ड की कोई गलती नहीं थी। गड्ढा बहुत गहरा था, उसे धुआं निकल रहा था। उन्हें मार्को कहीं नजर नहीं आता। कैप्टन लॉरेन से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मुझे स्टेशन में वापस जाना होगा, तुम रोवर में ही रहना।
मैं 2 और लोगों को नहीं खो सकता। रिचर्ड को लेके कैप्टन स्टेशन में आते हैं और मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आगे हम क्या करें। मिशन कंट्रोल से उन्हें आदेश मिलता है कि अगर हो सके तो मार्को की लाश को उस गड्ढे से बाहर निकालो और खुद को तैयार रखो और पृथ्वी पर लौट आओ। कैप्टन विंसेंट और रेबिका को लेकर उस हादसे वाली जगह पर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉरेन को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए लॉरेन उस गड्ढे के करीब आ जाती है और बाद में उसे रियलाइज होता है जैसे कोई रोवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आगे हमें नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या हुआ। कैप्टन और बाकी सब उस जगह पर पहुंच जाते तो लॉरेन उन्हें कहीं पर नजर नहीं आती और रोवर को चेक करते मगर वहाँ पर भी नहीं थी। कदमों के निशान का पीछा करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो गलत डायरेक्शन में गई हो। समय कम था इसलिए विंसेंट को रस्सी के सहारे नीचे भेजा जाता है। जैसे वो नीचे पहुंच रहा था उसे अजीब से विजन्स आ रहे थे। बीच में उसे बड़ी अजीब आकार नजर आते। वो उसे बयान तो नहीं कर पा रहा था और जब उसे कुछ होने लगा तो रेबिका और कैप्टन उसे ऊपर ले आते हैं। वो कहता है कि मार्को की लाश वहाँ पर नहीं है, स्टेशन में सिर्फ किम और रिचर्ड होते हैं। तभी उनके सिस्टम पर डिटेक्ट होता है कि कोई इस तरफ आ रहा है। रिचर्ड देखने जाता है तो वहाँ पर मार्को होता है। उसके सूट के हेलमेट में छेद हो चुका था। जैसे वो उसका हेलमेट उतारता है और देखता है कि उसका चेहरा बदल चुका है, वो किसी दानव में बदल गया था। यह देखकर रिचर्ड को विश्वास नहीं होता और वो घबरा जाता है। मार्को एक ड्रिल हाथ में लेता है। रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो मार्को उसी ड्रिल से रिचर्ड में छेद कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी किम को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वहाँ पर देखने के लिए जाती है तो यह भयानक नजारा देखकर वो काफी डर जाती है। अब मार्को उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। रिचर्ड इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। कैप्टन और बाकी सबको पता चल चुका था कि स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रोवर में बैठ जाते हैं और उनकी तरफ आने लगे थे। थोड़ी देर बाद स्टेशन में लॉरेन पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि ये लोग किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये काफी शक्तिशाली बन गए थे। इनके चेहरे बदल चुके थे, अभी इंसान नहीं रहे। किम खुद को बचाते हुए एंड लॉक का दरवाजा बंद कर देती है। तभी कैप्टन वहाँ पर आते हैं और यह देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्हें लॉक खोलना आता था और कैप्टन स्टेशन से निकलने का फैसला करते हैं। किम निकल जाती है मगर कैप्टन पर ही हमला होता है। कुछ देर बाद वो बाहर तो निकल आते हैं मगर वो जख्मी हो चुके थे। किम स्टेशन के डोर को खराब कर देती है ताकि वो चीजें बाहर ना आ सके। रिचर्ड और रेबिका हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे ये लोग डरे हुए थे। किम गुस्से में विंसेंट को कहती है कि मैंने जो देखा, अगर तुमने देखा होता तो तुम ये सब सवाल ना करते। तभी विंसेंट एयरलॉक से देखता है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही क्रू के भयानक चेहरे उसे नजर आते हैं। कैप्टन जख्मी था, पास ही एक दूसरा स्टेशन था, इसलिए वो सभी वहाँ पर जाते हैं। किम कहती है कि वो लोग मरकर भी जिंदा हुए हैं और वो अपने आप हिल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। कैप्टन काफी तकलीफ में थे। किम कहती है कि यह भी उन्हीं में बदल जाएंगे। कुछ ही देर बाद कैप्टन की मौत हो जाती है। किम उसकी लाश को बांध देती है। बाकी सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये सही नहीं है, मगर किम असलियत जानती थी कि कैसे यह लाशें फिर से किलिंग मशीन बन जाती है। कैप्टन की मौत पर सभी दुखी थे। यहाँ से निकलने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। उनके 4 लोग मारे गए थे। अब इन्हें मदद की जरूरत थी। संपर्क करने के लिए फिर से इन्हें स्टेशन में जाना था। तब वो देखते हैं कि एक पाइपलाइन जो स्टेशन 1 को स्टेशन 2 से जोड़ती है। विंसेंट कहता है कि अगर किसी तरह उनसे बचकर मैं उस सिस्टम तक पहुंच गया तो मैं मदद के लिए संदेश भेज सकता हूँ। तब तक हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। इतने में स्टेशन 1 में धमाका हो जाता है। उन चीजों ने स्टेशन को तबाह कर दिया था। वो बाहर निकल चुके थे। तभी वहाँ पर कैप्टन की लाश भी हिलने लगी थी। फिर किसी तरह विंसेंट उस पाइप के रास्ते से स्टेशन 1 में जाने की कोशिश कर रहा था। विंसेंट जब उस गड्ढे में उतर रहा था तो उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो अपने आप को अरोरा अंतरिक्ष यान में देखता है और इससे पहले उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। शायद उस गड्ढे में जाने के बाद ही उसके साथ कुछ हुआ है और वो स्टेशन 1 तक पहुंच जाता है और वो शिप से संपर्क करने की कोशिश करता है और आखिर में यही संदेश भेजता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई है। इसके बाद स्टेशन की पावर चली जाती है। वहाँ पर स्टेशन 2 में हर तरह के केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स थे। रेबिका और किम इस बीमारी का इलाज ढूंढने लगती है। कैप्टन जो कि दोबारा से जिंदा हो गए थे वो इंजेक्शन उसे लगा देते हैं
और वो तड़पने लगता है, फिर वो शांत हो जाता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे सीरम काम करता है। इनका प्लान था कि ये बाकी इन्फेक्टेड लोगों पर स्प्रे करेंगे जिससे वो ठीक हो जाए या फिर कम से कम मर जाए। मगर इससे पहले कि ये लोग अपने इस प्लान पर काम करते, इन्हें एयरलॉक से आवाज आती है। असल में इनके इन्फेक्टेड साथी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये जो वायरस था किसी पैरासाइट की तरह ही अपने होस्ट के दिमाग को इस्तेमाल कर सकता था। वहाँ पर स्टेशन 1 में रिचर्ड विंसेंट पर हमला करता है, मगर खुद को बचाते हुए वो पाइपलाइन के रास्ते से स्टेशन 2 में वापस आता है और बाकी सभी को कहता है कि पाइप को सील कर दो। मगर इस स्टेशन की ऑक्सीजन बंद हो जाती है, इसलिए सभी लोग अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। कैप्टन भी उठ चुका था और इन लोगों पर हमला करता है। इस हमले में रेबिका जख्मी हो जाती है। वो लोग जैसे ही बाहर जा रहे थे, किम को थोड़ी देर हो जाती है तो रॉबर्ट दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे मारने के लिए छोड़ देता है। रॉबर्ट को बस अपनी जान की पड़ी थी। ये तीनों रोवर में बैठ जाते हैं। इन्हें पता था कि लैंडर कहाँ पर लैंड करने वाला है, मगर इनके पास इतनी पावर नहीं थी। रास्ते में एक स्टेशन आता है, वहाँ से ये पावर लेने जाते हैं। रास्ते में विंसेंट रेबिका को इंजेक्शन लगा देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो सकती थी। विंसेंट पावर सेल्स लेने के लिए स्टेशन में जा रहा था, मगर रॉबर्ट कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं यह करना चाहता हूँ। बाहर जाकर वो वापस नहीं आता और विंसेंट को रेडियो पर बता देता है कि अगर अपनी जान प्यारी हो तो तुम्हें भी वहाँ से निकलना चाहिए। रेबिका ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, मगर विंसेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो खुद बैटरीज लेने जा रहा था, मगर रेत का तूफान आ जाता है, इसलिए वो वापस रोवर में आता है। रेबिका उसे कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो विंसेंट बताते है कि हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। रोवर सोलर से चार्ज हो जाएगा और लैंडर तक पहुंचने में हमारे पास समय होगा। रेबिका इमोशनल बातें करती है कि उसने अपने अंत के बारे में ऐसा सोचा नहीं था। अगले दिन जब विंसेंट की आंख खुलती है तो रेबिका रोवर से बाहर जा चुकी थी। वो विंसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए उसने एक कदम उठाया, मगर विंसेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता। निशानों का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वो रोवर में उसे लाने की कोशिश कर रहा था, मगर देर हो चुकी थी। तब तक रेबिका बदल गई थी। वो विंसेंट पर हमला करती है। रेबिका विंसेंट से भीख मांग रही थी कि मुझे मार दो। इतने में वहाँ पर लैंडर पहुंच जाता है, मगर उन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ। विंसेंट जब उन तक पहुंचता है तो इन्फेक्टेड क्रू ने उन पर हमला कर दिया था। सभी मारे जा चुके थे। विंसेंट उस लैंडर में जाता है और देखता है कि रॉबर्ट वहाँ पहले से ही मौजूद है, मगर वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो घर जाने की बातें कर रहा था। उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। वो विंसेंट पर हमला कर देता है। लैंडर ने उड़ान भर ली थी। विंसेंट रॉबर्ट को मार देता है और उसके बाद ऑर्बिट में पहुंच गया था, मगर देर हो चुकी थी। अरोरा शिप वहाँ पर नहीं था। वो आखिरी संदेश भेज देता है कि मंगल ग्रह पर उनका सामना किसी अनजान वायरस से हुआ जिससे सभी इन्फेक्टेड हो गए और मुझे शक है कि शायद मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं लैंडर को मंगल ग्रह पर क्रैश कर दूंगा, और अगर मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो तुम लोग मदद भेज देना। मैं आखिरी बचा हुआ इंसान हूँ। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।